जय हिंद फ्रेंड्स। मैं ऋतिक कुमार सिंह और आप देख रहे हैं JMPR एकेडमी। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10 विषय भूगोल के चैप्टर नंबर 1 को, जिसका नाम है भारत संसाधन एवं उपयोग। इस चैप्टर को प्रारंभ करने से पहले आखिर संसाधन कहते किसे हैं, इसका उपयोग क्या है हमारे जीवन में, इससे हमें क्या लाभ मिलते हैं, ये सब को जानेंगे। आइए, लिखा है संसाधन। संसाधन मानव अपने जीवन को सुखद एवं समृद्ध बनाने तथा अपने आर्थिक विकास जिस वस्तुओं का आर्थिक विकास हेतु जिस वस्तुओं का उपयोग करता है, उसका निर्माण कुछ मूलभूत पदार्थों से होता है। इस मूलभूत पदार्थ को हम संसाधन कहते हैं। अर्थात मानव अपने जीवन को सुखद, समृद्ध, संपन्न बनाने हेतु या आप अपने आर्थिक संपन्नता हेतु जिस वस्तु का उपयोग करते हैं, जिस पदार्थ का उपयोग करते हैं, उस पदार्थ का निर्माण किसी न किसी मूलभूत पदार्थ से होता है और उस मूलभूत पदार्थ को ही हम संसाधन का नाम कहते हैं। उदाहरण के लिए, यदि हम किसी दवा का उपयोग करते हैं, तो दवा किसी न किसी प्राकृतिक प्रोडक्ट, वस्तु या पदार्थ से बनते हैं और इस दवा से हमारे देश के विभिन्न संप्रदाय अपने आप को सुखी संपन्न करते हैं, अपने आप के आर्थिक विकास अपना आर्थिक विकास करते हैं। अर्थात जिस मूलभूत पदार्थ से कोई समाज का कोई भी वर्ग हो, यदि अपना आर्थिक विकास कर रहा हो, अपना परिवार, समाज इत्यादि को सुखद बना रहा हो, समृद्ध बना रहा हो, तो वैसे पदार्थ को हम संसाधन का नाम देंगे। अब संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, इसको मुख्यतः कितने प्रकारों में बांटा गया है, कितने भागों में रखा गया है, आखिर ये हमें मिलते किस स्रोत से है, उस स्रोत को कितने ढंग से हम बांट सकते हैं, आइए देखते हैं। तो मेनली संसाधन को हम दो भाग में रखते हैं, दो प्रकार में बांटते हैं। पहला है भौतिक और दूसरा है जैविक। भौतिक संसाधन हम कहेंगे किसको, इसको जानते हैं। भौतिक संसाधन वे सभी संसाधन का स्रोत पदार्थ जो हमें प्रकृति से मिलता है और निःशुल्क मिलता है, जो इस प्रकृति में लाखों वर्षों से मौजूद है, उस सभी वस्तुओं को हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। और जैविक संसाधन ऐसे संसाधन जो हमें जैविक पर्यावरण से मिलते हैं, जैविक स्रोत से मिलते हैं, पेड़ पौधे से मिलते हैं, जीव से मिलते हैं, वैसे संसाधन को हम जैविक संसाधन कहते हैं, जिसमें सजीव का पूर्ण लक्षण मौजूद होते हैं। देखिए, जैसे कि वनस्पति, वन्य जीव, जलीय जीव इत्यादि। अब कहा गया है कि हम उन सभी पदार्थों को संसाधन नहीं कह सकते हैं जिसमें मानव द्वारा अपने विवेक, अपने बुद्धि, अपने तकनीक का प्रयोग कर उसका जीवन उपयोगी कार्य में परिवर्तित न कर दिया गया हो। अर्थात हम किसी वस्तु को, पदार्थ को संसाधन नहीं कहेंगे जब तक कि इसका रूप परिवर्तन कर विभिन्न तकनीकों के माध्यम से इसका जीवन उपयोगी जो जीवन को सुखमय बनाने वाली है, जीवन को आराम देने वाली है, जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में उसका उपयोग होने वाली है, जब तक नहीं परिवर्तन होगा, तब तक हम उस पदार्थ को हम संसाधन नहीं कहेंगे। जैसे कि यही लीजिए, भूमि हमारे इस पृथ्वी पर करोड़ों वर्षों से मौजूद है, लेकिन जब आदि मानव थे, उसके पास उतना बुद्धि, विवेक और यूज नहीं था।
उपयोग नहीं था, जिस कारण उस समय भूमि को संसाधन का नाम नहीं दिया जाता था। लेकिन जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी, आवश्यकताएं बढ़ी, आदि मानव आदि आदि मानवों की जनसंख्या बढ़ी, उसके उसका उपयोग बढ़ा, वैसे वैसे वे भूमि का उपयोग जानने लगे। भूमि पर अपना तकनीक, अपनी बुद्धि इत्यादि का प्रयोग कर खेती बाड़ी करना, पशुपालन करना, यहाँ पर विभिन्न कार्यों को करने का तकनीक प्राप्त कर लिया। उसके बाद ही हम भूमि को संसाधन का नाम दिए। वैसे ही कहा जाता है कि जब पदार्थ में तकनीक, जो मानवीय विवेक है, मानवीय बुद्धि है, उसका जो मानवीय प्रौद्योगिकी है, वो जुड़ जाते हैं, तब उसको हम संसाधन कहेंगे। उससे पहले हम उसको संसाधन नहीं कहेंगे। अब कहता है यही तकनीक जब जनप्रिय हो, यही तकनीक जो मानवीय तकनीक है, प्रौद्योगिकी है, जब जनप्रिय हो, जनप्रिय करने का मतलब उससे समाज के किसी भी क्षेत्र पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता हो, तो वैसे हम तकनीक को जनप्रिय तकनीक कहते हैं। तो वही कहा जाता है जब जनप्रिय तकनीक पदार्थ के साथ मिलते हैं तब सभ्यता का निर्माण होता है, तब सभ्यता का निर्माण होता है। जब तक जनप्रिय तकनीक नहीं जुड़ेंगे इस पदार्थ से, चाहे वो जैविक पदार्थ हो चाहे भौतिक पदार्थ हो, जब तक इसमें जनप्रिय तकनीक नहीं जुड़ेंगे तब तक सभ्यता का निर्माण नहीं होगा। कहने का मतलब, जैसे आप देखे होंगे कि हमारे देश के विभिन्न नदी नाला जो पवित्र माने जाते थे, लेकिन अभी वो दूषित हो गए। दूषित कहने का मतलब जैसे विभिन्न उद्योग इसमें अपना जो मलमूत्र होते हैं, ये अवशिष्ट पदार्थ होते हैं, जो शहर के कूड़ा करकट होते हैं, उसको उसमें प्रवाहित कर देते हैं, जिससे नदी का जल दूषित हो जाता है और उससे विभिन्न प्रकार के जल रोग, उसमें रहने वाले विभिन्न जलीय जीव को प्रभाव पड़ता है, यहाँ तक कि वायुमंडल भी दूषित हो जाते हैं। तो वैसे तकनीकों को हम जैसे हो गया हमारे आसपास चिमनी होता है, ईंट जो होते हैं पत्ते हैं, उसका चिमनी होता है, उससे आसपास का वायुमंडल प्रदूषित हो जाता है, धुआं इत्यादि से, गैसों से हमारा वायुमंडल प्रदूषित हो जाता है। तो वैसे तकनीक को हम जनप्रिय तकनीक का नाम नहीं देंगे जिससे हमारे समाज पर बुरा प्रभाव पड़ता हो। तो कहता है जब तक पदार्थ में जनप्रिय तकनीक नहीं जुड़ेंगे तब तक सभ्यता का निर्माण नहीं होता, और जब ये जुड़ जाते हैं तब सभ्यता का निर्माण होता है। और यही जो सभ्यता बनी वह सभ्यता आगे चल के प्रसिद्ध होके विभिन्न अपने कार्यों में विभिन्न सुधार करके एक सांस्कृतिक सभ्यता का निर्माण करता है, एक सांस्कृतिक सभ्यता का निर्माण करता है। अब इस संसाधन का अर्थ व्यापक है, जिसे हम एक परिभाषा या एक उदाहरण या एक जो कहते हैं एक लाइन में इसको हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं। इसका जो अर्थ है वो व्यापक है। तो इस पर विभिन्न विद्वानों ने रिसर्च के बाद अपना कथन कुछ दिए हैं, कुछ कथनों को पूरे विश्व के सामने रखे हैं, जिसमें से एक थे जिम्मरमैन, जो बहुत प्रसिद्ध है। यह एक भूगोलवेत्ता थे, जिन्होंने कहे हैं संसाधन होते नहीं बनते हैं, संसाधन होते नहीं बनते हैं, जिसे हम आपको पहले ही समझा दिए हैं भूमि का उदाहरण देकर। कैसे संसाधन होते नहीं बनते हैं इसका उदाहरण देकर हम पहले ही समझा दिए। तो आपसे बोर्ड में पूछा जाता है, ये क्वेश्चन VVI है, ये जो क्वेश्चन है जिम्मरमैन का कथन, ये VVI क्वेश्चन है जो बिहार बोर्ड में बार बार पूछा जाता है। आपसे पूछे जाएंगे कि संसाधन होते नहीं बनते हैं, ये किसका कथन है, चाहे जिम्मरमैन का कथन क्या है। आपको 4 ऑप्शन दिया जाएगा, उसमें आपको टिक करना होगा। अब कहा गया है वर्तमान में सेवा भी एक संसाधन का रूप ले लिया है, संसाधन है, वर्तमान में एक सेवा भी एक संसाधन है। अब संसाधन कैसे है सेवा, इसको समझते हैं। मान लीजिए एक नर्तकी है,
जिसे आप लोग अपने अपने बोली विचार में क्षेत्रीय भाषा में नचनिया कहते हैं। ये जगह जगह जाकर विभिन्न गांवों में जाकर नाच गाना का काम करता है। क्या करता है? नाच गाना का काम करता है। और इससे इसको धन की प्राप्ति होती है, इससे इसको रुपया रुपया का प्राप्ति होता है, और इसका जो जीवन है सुखद हो जाता है, समृद्ध हो जाता है, आर्थिक विकास भी इसका होता है। जो आपको सेवा दे रही है उससे इसका आर्थिक विकास भी हो जाता है। तो पहले ही परिभाषा में कहा गया है, जिस भी स्रोत का मानव अपने जीवन को सुखद, समृद्ध और आर्थिक विकास हेतु करते हैं, जिस पदार्थ का उपयोग करते हैं, जिस स्रोत का उपयोग करते हैं, जिस क्रिया का प्रयोग करते हैं, उसको हम संसाधन कहते हैं। अर्थात यहाँ जो नाच है, नाच गाना है, यह एक संसाधन कहलाएंगे। और यह क्या है? एक सेवा है, सेवा है जिसके बदले में इसको आर्थिक संपन्नता प्राप्त हो रही है। तो सेवा भी एक संसाधन है। आगे मानव स्वयं एक संसाधन है। अब मानव क्यों संसाधन है, मानव को क्यों संसाधन कहा गया है, इसको जानते हैं। पहले ही उदाहरण दे दिए थे भूमि का। जब तक इस पर हम अपना बुद्धि, विवेक, तकनीक का प्रयोग नहीं किए, तब तक यह हमारे उपयोग में नहीं आ सके। तो इसमें बुद्धि विवेक किसका लगा? मानव का। किसका तकनीक लगा? मानव का। अर्थात उस प्रकृति में मौजूद उस सभी यूजलेस, अनुपयोगी पदार्थ को मानव अपने बुद्धि, विवेक, अपने परिश्रम, अपने तकनीक के बल पर उसको उपयोग लायक बनाते हैं, जीवन उपयोगी बनाते हैं, जिसका समाज अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए उपयोग करते हैं। अर्थात मानव ने ही इसको जीवन उपयोगी बनाया है, जिस कारण मानव को भी, यदि मानव नहीं रहते तो जो ये पदार्थ है ये उपयोगी नहीं बन पाते, जिस कारण मानव को भी एक संसाधन कहा गया है। क्योंकि इसके पास नॉलेज है, इसके पास तकनीक है, इसके पास बुद्धि है। अब अंततः क्या कहा गया है? यह जो धारणा थी पहले की कि संसाधन जो होते हैं प्राकृतिक प्रदत्त होते हैं, प्रकृति से मिला हुआ वरदान होते हैं, उपहार है, प्रकृति के द्वारा हमें निःशुल्क दिया गया उपहार है, यह भ्रामक है। ये अच्छा है, मतलब सही है, लेकिन 100% सही नहीं है कि संसाधन प्रकृति का दिया हुआ उपहार है। क्योंकि उपहार, आपको पता होगा कि हमें कोई यदि उपहार देता है, कोई गिफ्ट देता है, तो उसका उपयोग हम सीधे सीधे कर पाते हैं, यानी खोले और उसका उपयोग कर पाते हैं। लेकिन प्रकृति ने जो हमें पदार्थ प्रोवाइड किए हैं, हमको दिए हैं, निःशुल्क दिए हैं, उसका उपयोग हम सीधे सीधे नहीं कर पाते हैं। अर्थात उसमें अपना हम बुद्धि, विवेक, तकनीक, प्रौद्योगिकी इत्यादि का प्रयोग कर अपने जीवन उपयोगी वस्तुओं में परिवर्तित कर उसका यूज करते हैं। यही कारण है कि यह इस जो लाइन बार बार बोले जाते हैं कि संसाधन एक प्राकृतिक उपहार है, ये भ्रामक है, ये पूरी तरह सही लाइन नहीं है। अब आगे क्या है लिखा है? संसाधन देश का मेरुदंड होते हैं। अब मेरुदंड क्या है? बैकबोन क्या है? बैकबोन का आप लोग उपयोग भली भांति जानते हैं। बैकबोन का उपयोग हमारे शरीर के पोस्चर को सीधा रखने में होता है। अर्थात जब तक देखते होंगे जिसका पोस्चर सीधा नहीं है, जिसका बैकबोन सीधा नहीं है, वो उसका शरीर जो होता है अस्वस्थ होता है, वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, उसका शरीर का विकास सही ऊपर की तरफ नहीं हो पाते हैं। तो मेरुदंड कहने का मतलब यहाँ जो है संसाधन देश का मेरुदंड कहने का मतलब ये विकास के जो ऊपरी बिंदु होते हैं, ऊपरी सीढ़ी होते हैं, संसाधन वहां तक देश को ले जा सकते हैं। जिस देश में यदि संसाधन की विपन्नता होगी, कमी होगी, लगभग माना जाता है कि वो देश आर्थिक रूप से कमजोर होंगे, वैश्विक स्तर पर वे उसका छवि कमजोर होगा। लेकिन ऐसा मान्यता भी, जो देखिए पहले ही लिखा गया है मान्यता, संसाधन विपन्न देश अंतरराष्ट्रीय दौर में पीछे पिछड़ जाते हैं।
देखिए कह दिए है ना कि संसाधन विपन्न देश अंतरराष्ट्रीय दौर में पिछड़ जाते हैं। ऐसा 100% सही नहीं है कि जिसके पास संसाधन होगा वो अग्रिम कतार में खड़े रहेंगे और जिसके पास संसाधन की कमी होगी वो पिछली कतार में रहेंगे। यही लाइन जो बुक में दिया गया है, जो समाज में प्रचलित है कि मतलब जिसके पास संसाधन होंगे वो अगले कतार में खड़े रहेंगे, जिसके पास संसाधन नहीं होंगे वो पिछले कतार में खड़े होंगे। ऐसा सही बात नहीं है। उदाहरण के लिए आप अफ्रीका और जापान जैसे देशों को ले सकते हैं कि अफ्रीका प्राकृतिक संसाधन में अग्रिम होते हुए भी, प्राकृतिक संसाधन में अग्रिम होते हुए भी वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो भी विकसित देश हैं उससे बहुत पीछे हैं। लेकिन जापान जिसके पास प्राकृतिक संसाधन की बहुत कमी है पर वो विकसित देश के कतार में खड़े हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जापान का जो मानव संसाधन है, जो वहां का नागरिक है, वो तकनीकी रूप से सबल है, उसके पास अत्याधुनिक तकनीक मौजूद है और वो संसाधन का उपयोग करना जानते हैं। मित्रता पूर्वक वो संसाधन का उपयोग कर अपने आप को विकसित देश के कतार में खड़ा कर दिए हैं। अर्थात इससे हम समझते हैं कि सिर्फ प्राकृतिक संसाधन ही किसी देश को विकसित या विकासशील या अविकसित करने के लिए कारगर नहीं है। कि जिसके पास सबसे अधिक प्राकृतिक संसाधन होंगे वो विकसित देश होंगे और जिसके पास संसाधनों की कमी होगी, संसाधन की दृष्टि से विपन्न होंगे, कमजोर होंगे, वो देश पीछे रह जाएंगे। अतः देश के विकास हेतु संसाधन के साथ साथ तकनीक की आवश्यकता भी होती है। संसाधन के साथ साथ तकनीक की भी आवश्यकता होती है। जिसके पास तकनीक होगा उसके पास संसाधन की कमी होते हुए भी अपना विकास अच्छा से कर सकता है। जिसके पास अत्याधुनिक तकनीक, बुद्धिमान नागरिक इत्यादि होंगे वही देश का विकास कर सकता है। जैसे आप उदाहरण के लिए देखते होंगे अभी अभी तुरंत शादी विवाह का माहौल गया। किसका गया? शादी विवाह का माहौल गया। तो उसमें जब अगुआ आता है तो उससे पूछा जाता है, यदि लड़की पक्ष का अगुआ हो तो उससे पूछा जाता है, चाहे लड़का पक्ष का हो तो उससे पूछा जाता है कि जो लड़की आने वाली है वो शिक्षित है, उसका व्यवहार कैसा है, उसको खाना पीना बनाने आता है कि नहीं, इत्यादि बातों को पूछा जाता है। उसका लक्षण क्या है, ज्यादा लड़ाकू तो नहीं है। इस सभी बातों को इसलिए पूछा जाता है क्योंकि वह एक परिवार को आगे चलकर चलाने वाली है और परिवार को वही चला सकती है जो शिक्षित है, जिसमें लड़ाई करने का, दूसरे से उलझने का प्रवृत्ति नहीं है, अपने परिवार को आगे ले जाने का उसके पास गुण हो। किस प्रकार परिवार को चलाना है उसके पास गुण होना चाहिए। ये सभी तमाम बातों को जब लड़की को देखने के लिए भी जाते हैं बहुत लोग तो उससे पूछते हैं कि आप क्या क्या करते हैं, आप कितनी पढ़ाई किए हुए हैं, इत्यादि बातों को। ऐसा इसलिए पूछा जाता है क्योंकि वो एक परिवार का कार्यभार संभालने वाली है। अर्थात यहाँ सिर्फ लड़की का ही आवश्यकता नहीं था शादी करने के लिए, उसमें क्या गुण है इसका भी आवश्यकता होता है परिवार को चलाने के लिए। अर्थात इसको हम एक संसाधन के रूप में देख सकते हैं। दिल पर नहीं लीजिएगा कि इसको हम संसाधन कर दिए, तो संसाधन के रूप में देख सकते हैं इसको, लेकिन संसाधन के रूप में हम देख सकते हैं, इसके साथ साथ इसमें अच्छे गुण भी होने चाहिए, तभी एक परिवार का विकास हो सकता है। परिवार को हम एक देश की दृष्टि से देख सकते हैं। अर्थात इसका जो नागरिक है उसमें कुछ क्वालिटियां होनी चाहिए, समझ रहे हैं, तभी देश का विकास होगा। यानी तभी परिवार का विकास होगा और परिवार को हम देश की दृष्टि से देखते हैं यहाँ पर। तो समझ गए कि नागरिक या संसाधन ही किसी देश के विकास के लिए आवश्यक मापदंड नहीं है कि जिसका
जिसके पास संसाधन अधिक होंगे वो विकास के कतार में आगे खड़े होंगे, जिसके पास जनसंख्या ज्यादा होंगे वो भी आगे कतार में खड़े होंगे। ऐसा कोई 100% बात सही नहीं है। अब देखिए संसाधन का वर्गीकरण का आधार, आखिर संसाधनों को हमारे देश में है संसाधन है, इस पूरे विश्व में जितने संसाधन है उसको किस आधार पर बांटे जाते हैं, आखिर बांटे जाते हैं तो कितने भागों में बांटे जाते हैं, कितने आधार पर बांटे जाते हैं, आइए देखते हैं। संसाधन को मुख्यतः 4 आधार पर बांटा जाता है। पहला उत्पत्ति के आधार पर, उपयोगिता के आधार पर, दूसरा उपयोगिता के आधार पर, तीसरा स्वामित्व के आधार पर और चौथा विकास की स्थिति के आधार पर। चौथा विकास की स्थिति के आधार पर। यदि आपसे कोई पूछे कि संसाधन को कितने आधारों से बांटा जाता है तो आप कहिएगा 4। ये भी बोर्ड में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, बार बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं कि संसाधनों को कितने आधार पर बांटा गया है, तो आप कहेंगे 4 आधार पर। कौन कौन? उत्पत्ति के आधार पर, उपयोगिता के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर और विकास की स्थिति के आधार पर। इस सभी आधारों को हम आगे चलकर बारी बारी से देखेंगे, तब तक के लिए हम इसको छोटे स्तर पर देखते हैं कि उत्पत्ति के आधार पर इसको भी बांटा गया है, इसको भी अलग अलग भागों में बांटा गया है कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के कितने स्रोत हैं, चाहे उपयोगिता के आधार पर संसाधन के कौन कौन से रूप हैं, स्वामित्व के आधार पर संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है और विकास की स्थिति के आधार पर भी जो संसाधन है उसको कितने वर्गों में रखा गया है। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को 2 वर्गों में रखा गया है, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। कौन कौन? जैव संसाधन और अजैव संसाधन। दूसरा उपयोगिता के आधार पर संसाधन के रूप, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। अब ये नवीकरणीय और नवीकरणीय क्या है, ये VVI पॉइंट है, इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन, अंतरराष्ट्रीय संसाधन, ये भी VVI पॉइंट है, ये भी संसाधन के जो है महत्वपूर्ण भाग है, इसको भी हम अगले वीडियो में देखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं इसको बांटा कितने भागों में बांटा गया। अगला है विकास की स्थिति के आधार पर। पहला संभाव्य संसाधन, दूसरा विकसित संसाधन, तीसरा भंडार संसाधन और संचित संसाधन। तो देख लिए कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को 2 वर्गों में बांटा गया है, जैव और अजैव। उपयोगिता के आधार पर फिर से संसाधन को 2 वर्गों में बांटा गया है, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। स्वामित्व के आधार पर संसाधन को 4 वर्गों में बांटा गया है, 4 भागों में रखा गया है, व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय। और विकास की स्थिति के आधार पर संसाधन को भी 4 भागों में बांटा गया है, संभाव्य, विकसित, भंडार और संचित। अब देखेंगे अगले वीडियो में कि जैव संसाधन किसे कहते हैं, अजैव संसाधन किसे कहते हैं, नवीकरणीय संसाधन क्या है और नवीकरणीय संसाधन क्या है, व्यक्तिगत संसाधन किसे कहते हैं, सामुदायिक संसाधन क्या है या सार्वजनिक संसाधन क्या है, राष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय संसाधन का क्या नियम है, इत्यादि बातों को हम जानेंगे। इसके साथ साथ हम संभाव्य संसाधन, विकसित संसाधन, भंडार संसाधन और संचित कोष संसाधन किसे कहते हैं, इसको भी हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।